तो दोस्तों ऑपरेशन फोर्स जो नाम की एक मूवी अभी हाल ही में 2023 में देखने को मिली थी। तो उसका दूसरा पार्ट हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाला है। पूरी जानकारी इस नए पार्ट के बारे में देगी, साथ ही साथ पिछले पार्ट की प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग यानी टोटल जानकारी उसके कलेक्शन के बारे में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डेगुएरे 2023 की जासूसी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गाय रिची ने किया है और इसे रिची, इवान एटकिंसन और मार्न डेविस ने लिखा है। फिल्म में जेसन स्टैथम, ऑब्रे प्लाजा, जोश हार्टनेट, कैरी एल्वेस, बुग्जी मेलोन और ह्यू ग्रांट ने अभिनय किया है। फिल्म एक जासूस, ऑर्सन फॉर्च्यून स्टैथम, के बारे में है जिसे एक हथियार डीलर, ग्रांट, द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने से पहले एक चोरी की गई हाईटेक डिवाइस को पुनः प्राप्त करना होगा। ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डेगुएरे को 4 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और 3 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे 7 अप्रैल को यूनाइटेड किंगडम में अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। कथानक: यूक्रेनी माफियाओं का एक गिरोह द हैंडल नामक एक उपकरण चुराने में सफल हो जाता है। इसकी अनुमानित कीमत अरबों में है। ब्रिटिश सरकार नेथन जैस्मीन को अरबती हथियार डीलर ग्रेग सिमंड्स द्वारा इसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने से पहले हैंडल को वापस पाने के लिए नियुक्त करती है। नाथन ने सारा फिडेल, जेजे डेविस और अन्य लोगों से बनी एक टीम का नेतृत्व करने के लिए सुपरजासूस ऑर्सन फॉर्च्यून को नियुक्त किया। टीम मैड्रिड की यात्रा करती है हैंडल से डेटा युक्त हार्ड ड्राइव को ले जाने वाले कुरियर की तलाश में। उनकी खोज को माइक द्वारा बाधित किया जाता है, जो नाथन का प्रतिद्वंद्वी है, जिसे हैंडल को पुनः प्राप्त करने के लिए भी काम पर रखा गया लगता है। सारा, एक अमेरिकी और एक कुशल हैकर, पहले हार्ड ड्राइव की सामग्री की प्रतिलिपि बनाने में सफल हो जाती है। यह जानने पर कि सिमंड्स कांस में एक चैरिटी गाला आयोजित करने की योजना बना रहा है, टीम सिमंड्स को विचलित करने में मदद करने के लिए अपने पसंदीदा फिल्म स्टार डैनी फ्रांसिस्को को ब्लैकमेल करके इसमें घुसपैठ करने का फैसला करती है। सिमंड्स डैनी और माइकेला, जो सारा की प्रेमिका के रूप में काम करती है, को एंटालिया में अपने तुर्की विला में कुछ समय बिताने के लिए आमंत्रित करता है। ऑर्सन यूक्रेनी माफिया के घर में घुसपैठ करता है ताकि सारा को उनके कंप्यूटरों को हैक करने में मदद कर सके, इसे डकैती के रूप में छिपाते हुए। ब्रिटिश सरकार नेथन को चेतावनी देती है कि हैंडल एक उन्नत एआई है जिसे दुनिया की किसी भी सुरक्षा प्रणाली को हराने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। यह जानने पर कि हैंडल का आदान प्रदान एंटालिया में होगा, टीम तुर्की की यात्रा करती है। जबकि सिमंड्स डैनी को अपनी यादगार चीजें दिखाते हैं, ऑर्सन और जेजे तुर्की सरकार के भीतर सिमंड्स के एक जासूस को ट्रैक करने के लिए काम करते हैं। सिमंड्स के वकील के रूप में प्रच्छन्न ऑर्सन आदान प्रदान में शामिल होता है और इसे अंतिम रूप देता है, लेकिन माइक और उसके आदमी हस्तक्षेप करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग सभी उपस्थित लोगों की मृत्यु हो जाती है और हैंडल की चोरी हो जाती है। साइमंड्स उन्हें बताता है कि खरीदार 2 बायोटेक मुगल, ट्रेंट और अर्नोल्ड थे, जो सोना जमा कर रहे थे और दुनिया भर में वित्तीय पतन का कारण बनने के लिए हैंडल का इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे। जबकि ऑर्सन और जेजे भूतल पर भारी सुरक्षा को साफ करते हैं, साइमंड्स और डैनी टॉवर में जाते हैं जहां माइक टेक मुगलों के साथ हैंडल के सौदे को अंतिम रूप दे रहा है। साइमंड्स उन्हें दिखाता है कि अगर उसे हथियार के लिए भुगतान नहीं किया जाता है तो वह आसानी से उनके प्रियजनों को मार सकता है। वह और डैनी हर किसी के एक दूसरे पर हमला करने से पहले वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जब ऑर्सन आता है तो केवल माइक ही बचा होता है, इसलिए ऑर्सन उसे बाहर ले जाता है और हैंडल को पुनः प्राप्त करता है। दोहा में टीम को एक और नौकरी की पेशकश की जाती है, लेकिन वे छुट्टी पर जाने का फैसला करते हैं। ऑर्सन उन्हें बताता है ढालना: जेसन स्टेथम ऑर्सन के रूप में, ऑब्रे प्लाजा सारा, कैरी एल्वेस नाथन के रूप में, ह्यू ग्रांट ग्रेग, जोश हार्टनेट डैनी के रूप में, बग्जी मेलोन जेजे के रूप में, एडी मार्सन नाइटन, पीटर फर्डिनेंडो माइक के रूप में, लूडेस फेब्रेस एमिलिया के रूप में, मैक्स बेसली बेन हैरिस के रूप में, यूजेनिया कुज़मीना मार्सिया के रूप में, बेस्टेम सु ओज़देमिर विवियन के रूप में, कान उर्गांस्योग्लू कासा के रूप में,
टॉम रोसेंथल ट्रेंट के रूप में। उत्पादन पटकथा इवान एटकिंसन, मार्न डेविस और रिची ने लिखी थी। 5. मीरामैक्स द्वारा निर्मित, इस परियोजना को मूल रूप से STX एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया जाना था। 5-6 दिसंबर 2020 में ऑब्रे प्लाजा कलाकारों में शामिल हुईं। 7 जनवरी 2021 में कैरी एल्वेस, बुग्सी मेलोन और जोश हार्टनेट सहायक भूमिकाओं में कलाकारों के साथ शामिल हुए। 8, 9, 10, 11 फरवरी 2021 में ह्यू ग्रांट कलाकारों में शामिल हुए। 12 मुख्य फोटोग्राफी 14 जनवरी 2021 को शुरू हुई, जिसका फिल्मांकन अंताल्या, तुर्की, फर्नबोरो और कतर में हुआ। 8-13 पहले फाइव आइज खुफिया गठबंधन के संदर्भ में के रूप में जाना जाता था। सितंबर 2021 में फिल्म का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डे गुएरे कर दिया गया। 14 मुक्त करना थिएट्रिकल ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डे गुएरे को STX एंटरटेनमेंट द्वारा रिलीज किया जाना था। 15-16 इसे मूल रूप से 21 जनवरी 2022 और 18 मार्च 2022 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। 17-18 फरवरी 2022 को स्टूडियो द्वारा टिप्पणी के बिना फिल्म को रिलीज शेड्यूल से हटा दिया गया था। 19 रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि फिल्म को पहले की तरह कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज से नहीं हटाया गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें मुख्य प्रतिपक्षी ग्रेग सिमंड्स के गुर्गों के रूप में यूक्रेनी राष्ट्रीयता के गैंगस्टर दिखाए गए थे। फिल्म के निर्माताओं ने सोचा कि चल रहे रूसो यूक्रेनी युद्ध के मद्देनजर वैश्विक आक्रोश को देखते हुए फिल्म में यूक्रेनी खलनायकों को पेश करना खराब स्वाद का होगा। 20 नवंबर 2022 में STX के पुनर्गठन के बीच यह बताया गया कि फिल्म को स्ट्रीमिंग सेवा के माध्यम से घरेलू स्तर पर रिलीज किया जाएगा। 21 जबकि इसके अंतर्राष्ट्रीय वितरक अभी भी फिल्म को नाटकीय रूप से रिलीज करने के साथ आगे बढ़ेंगे, जो 4 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। 22-13 फरवरी 2023 को लायंसगेट ने अमेरिकी वितरण अधिकार खरीदने का खुलासा किया और घोषणा की कि फिल्म 3 मार्च 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज होगी। 23 होम मीडिया लायंसगेट होम एंटरटेनमेंट ने ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डी गुएरे को 21 मार्च 2023 को डिजिटल डाउनलोड के लिए रिलीज किया। 24 यह फिल्म 7 अप्रैल 2023 को अमेजन की प्राइम वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में रिलीज की गई थी। 25 यह फिल्म 16 मई 2023 को ब्लूरे, DVD और 4K UHD के लिए रिलीज की गई थी। 26 स्वागत बॉक्स ऑफिस ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डे गुएरे ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $6.5 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $42.5 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $49 मिलियन की कमाई हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म क्रीड 3 और डेमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा टू द स्वॉर्डस्मिथ विलेज के साथ रिलीज हुई थी। इसके शुरुआती सप्ताहांत में 2168 सिनेमाघरों से 3.6 मिलियन की कमाई होने का अनुमान था। 27-3 फिल्म ने अपने पहले दिन $1 मिलियन कमाए, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $220,000 शामिल थे। यह $3.1 मिलियन की शुरुआत करते हुए 7वें स्थान पर रही। 28 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटन टोमाटोज पर 151 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 51% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.6 है। साइट की आलोचनात्मक समिति कहती है, ऑपरेशन फॉर्च्यून सर्वश्रेष्ठ आधुनिक एक्शन फिल्मों के साथ नहीं रह सकती है, लेकिन इसमें कुछ कम मांग वाले रोमांच की तलाश करने वाले दर्शकों के लिए पर्याप्त शक्ति है। 29 मेटाक्रिटिक पर 35 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 51 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 30 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 28 गीक कल्चर के जॉन ली ने इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग दी और कथानक, फिल्म के निर्माण और विशेष रूप से स्टैथम के चरित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, फॉर्च्यून शायद सबसे यथार्थवादी चरित्र नहीं है जिसे हमने बड़े पर्दे पर देखा है। हम जासूसी फिल्में यह विश्वास करने के लिए नहीं देखते हैं कि उनकी सुपर क्षमताएं वास्तविक जीवन में मौजूद हैं, लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि वह करिश्मा से भरपूर है। 31
स्लैंट मैगजीन के पैट ब्राउन ने इसे 4 में से 1 दिया और लिखा, होनहार लेकिन रंगीन चरित्र और घुमावदार, एक शरारत की खतरनाक साजिश को पेश करने में विफल, ऑपरेशन फॉर्च्यून अपने आप में एक चाल हो सकती है, लेकिन यह एक विश्वसनीय चाल नहीं है। रिची की अगली फिल्म स्नैच 2000 थी, जो चोरी हुए हीरे की तलाश कर रहे अपराधियों के एक समूह के बारे में एक और अपराध कॉमेडी थी। बेनिसियो डेल टोरो, डेनिस फ्रीना, जेसन फ्लेमिंग, विन्नी जोन्स, ब्रैड पिट, राडे शेरबेत्जिया और जेसन स्टैथम सहित कलाकारों की एक टोली ने अभिनय किया। लॉक, स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स की तरह इस फिल्म में अलग अलग किरदारों के नजरिए से घटनाओं को दर्शाया गया, एक कथात्मक उपकरण जिसका उपयोग उन्होंने बाद की फिल्मों में किया। स्नैच को 23 अगस्त 2000 को बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता के साथ रिलीज किया गया, जिसने दुनिया भर में $83 मिलियन से अधिक की कमाई की। 18 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखने वाले मिक लासेल, रिची के निर्देशन और ऊर्जा से भरपूर दृश्यों से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें लगा कि लेखन बेहतर हो सकता था। 19 फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने रिची को एक संकी, उच्च ऊर्जा निर्देशक के रूप में वर्णित किया, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कथानक बनता नहीं है और यह कहीं भी नहीं पहुंचता है। 2001 में रिची ने व्हाट इट फील्स लाइक फॉर ए गर्ल के लिए एक संगीत वीडियो का निर्देशन किया। यह गीत मैडोना द्वारा गाया गया था, जिनसे उस समय रिची विवाहित थे। वीडियो में वह पुरुषों के प्रति आपराधिक और हिंसक कृत्य करती है। संगीत चैनल MTV और VH1 ने वीडियो को अपने रोटेशन से प्रतिबंधित कर दिया और रिलीज की तारीख पर इसे केवल एक बार चलाने का विकल्प चुना। 21 रिची ने मैडोना और क्लाइव ओवेन अभिनीत एक लघु फिल्म का निर्देशन किया, जिसका शीर्षक BMW ऑटोमोबाइल को बढ़ावा देने के लिए 2001 की एक ऑनलाइन श्रृंखला द हायर के पहले सीजन के लिए स्टार था। 22 मैडोना और एड्रियानो गियानिनी अभिनीत रिची की अगली फिल्म स्वेप्ट अवे 2002 थी। यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दृष्टि से असफल रही। फिल्म समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर इसकी औसत रेटिंग 5% थी। 23-24 BBC के अलमार हाफलिडासन ने मुख्य अभिनेताओं की आलोचना करते हुए लिखा, मैडोना में न तो अच्छी हास्य भावना है और न ही कोई गर्मजोशी। जहां तक गियानिनी की बात है, तो वह फिल्म का पहला भाग किसी बूढ़ी मछुआरी की तरह अंतहीन शिकायत करते हुए बिताता है। 25 इस फीचर ने 2002 के गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में सबसे खराब फिल्म, सबसे खराब अभिनेत्री, सबसे खराब स्क्रीन जोड़ी, सबसे खराब रीमेक या सीक्वल और सबसे खराब निर्देशक के लिए 5 पुरस्कार जीते। 26 2002 में रिची ने यूनाइटेड किंगडम में चैनल 5 के लिए स्वैग नामक एक शरारत शो की कल्पना की। 28 2003 से 2015 आलोचनात्मक निराशा और शर्लक होम्स। रिची 2008 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2008 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रिची की अगली डकैती फिल्म रिवॉल्वर 2005 में जेसन स्टेथम, रे लियोटा, विंसेंट पास्टर और आंद्रे बेंजामिन ने अभिनय किया था। कहानी ज्वारी जैक ग्रीन स्टेथम के बारे में है, जो जेल से रिहा हो जाता है और उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसका पैसा चुराया था। फिल्मांकन 2004 के अंत में पूरा हुआ और फिल्म का प्रीमियर 2005 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 2 रिवॉल्वर यूनाइटेड किंगडम में 22 सितंबर 2005 को रिलीज हुई थी, लेकिन इसे समीक्षकों ने नकार दिया और यह एक व्यावसायिक विफलता थी। फिल्म फोकस के साइमन ग्यूरियर ने इसे उबाऊ, हास्यहीन, दिखावटी और बुरा कहते हुए 5 में से 1 स्टार दिया। 30 BBC के एड्रियन हेनिगन ने लिखा। 31 रिची ने आलोचना का जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि रिवॉल्वर के साथ कुछ भी गलत हुआ है। अपने स्वभाव से ही यह एक गुड फिल्म है। इसे आम जनता के लिए नहीं बनाया गया है। 32 फिल्म का बजट $27 मिलियन था, लेकिन इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $7.1 मिलियन कमाए। 33 2007 में रिवॉल्वर को फिर से संपादित किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रिलीज किया गया। 2008 में रिची ने रॉक एंड रोला का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्होंने पटकथा भी लिखी। इसमें जेरार्ड बटलर, टॉम विल्किंसन, थांडी न्यूटन, मार्क स्ट्रॉन्ग, इद्रीस एल्बा, टॉम हार्डी और टोबी केबेल ने अभिनय किया है।
रॉक एंड रोला 5 सितंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई, जो रिलीज के पहले सप्ताह में यूके बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर पहुंच गई। 35 रॉटन टोमाटोज ने फिल्म को 60% रेटिंग देते हुए कहा, लंदन स्थित कॉकनी वाइट बॉय गैंगस्टर फिल्म की जड़ों की ओर गाय रिची की वापसी के लिए मिश्रित समीक्षाएं हैं, लेकिन ज्यादातर सहमत हैं। यह 2 प्रमुख टर्की के बाद सही दिशा में एक कदम है। 36 उसी वर्ष रिची ने नायके के लिए टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल विज्ञापन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेस्क फेब्रेगास, रोनाल्डिन्हो, वेन रूनी और रूड वैन निस्टेलरॉय शामिल हैं। 37 रिची का अगला निर्देशन प्रयास शर्लक होम्स 2009 था, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जूड लॉ ने अभिनय किया था। यह फिल्म 25 और 26 दिसंबर 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने दुनिया भर में $520 मिलियन से अधिक की कमाई की और आलोचकों और सामान्य दर्शकों से अनुकूल समीक्षा प्राप्त की। 38 इसे कई प्रशंसाएं मिलीं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए 2 अकादमी पुरस्कार नामांकन शामिल हैं, और डाउनी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 41 2011 में रिची ने सीक्वल शर्लक होम्स का निर्देशन किया। ए गेम ऑफ शैडोज 16 दिसंबर को रिलीज हुआ। यह एक व्यावसायिक सफलता थी। 42 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने पात्रों के साथ स्वतंत्रता लेने के लिए रिची की प्रशंसा की और लिखा कि दोनों फिल्में एक धुआंधार, बादलों से घिरी विक्टोरियन दुनिया को दर्शाती हैं। इसे मजाकिया, बालों वाले लड़कों की हवा से भर देती हैं और उधम मचाते और थकाऊ धीमी गति में बहुत सारे झगड़े दिखाती हैं। 43 रिची द्वारा 2012 में स्थापित किया गया था। 2012 में पेरिस में शेरलॉक होम्स ए गेम ऑफ शैडोज के प्रीमियर पर रिची। 2012 में रिची ने वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 के लिए एक ट्रेलर तैयार किया। 44 2013 में उन्होंने डेविड बेकहम के साथ H&M के लिए एक विज्ञापन का निर्देशन किया। 45 एक साल बाद उन्होंने व्हिस्की ब्रांड हैग के लिए एक विज्ञापन का निर्देशन किया, जिसमें बेकहम भी थे। 46 उन्होंने 2015 में द मैन फ्रॉम UNCLA के साथ फिल्म में वापसी की, जो 1960 के दशक की जासूसी श्रृंखला की रीमेक थी। रिची और लियोनेल विग्राम ने एक CIA एजेंट और KGB एजेंट के बारे में पटकथा लिखी, जो एक आपराधिक संगठन को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं। हेनरी कैविल और आर्मी हैमर ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। मुख्य फोटोग्राफी 2013 में लंदन और इटली में शुरू हुई। 47 48 50 रोजरेबर्ट.com पर ग्लेन केनी लिखते हैं कि यह केवल बीच बीच में आकर्षक और मनोरंजक है, और फिल्म के वे हिस्से जो सफल होते हैं वे भी निराशाजनक हैं। हालांकि उन्होंने ह्यू ग्रांट के प्रदर्शन की प्रशंसा की, जो फिल्म को बचाता है। ऊशी फिल्म निर्माण, प्रभाव और शैली। रिची ने अपने काम पर क्वेंटिन टारंटिनो और सर्जियो लियोन के प्रभाव का हवाला दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि लगभग हर फिल्म, कोई भी अच्छी फिल्म जो कभी बनी है, उसका मुझ पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर कितना मुझे नहीं पता। 100 उन्होंने द लॉन्ग गुड फ्राइडे 1980, द गुड, द बैड एंड द अगली 1966, 7 समुराई 1954 और वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट 1968 सहित कई फिल्मों की प्रशंसा की है। 100 जब अपराधियों रोनाल्ड और रेजिनाल्ड क्रे के प्रभाव के बारे में पूछा गया, तो रिची ने कहा, यह अपरिहार्य है। सब कुछ, कमोबेश, पुराने स्कूल की खलनायकी किसी न किसी बिंदु पर क्रे से संबंधित है, और क्रे सभी की सोच से कहीं अधिक बुरे थे। और मुझे पता है कि वे लड़के जो कर रहे थे, वह उससे 100 गुना अधिक बुरा था जो सभी ने सोचा था। इसलिए यह अपरिहार्य है कि जो कुछ भी वास्तविक और पुराना और ब्रिटिश है, उसका किसी न किसी तरह से क्रे से संबंध होगा। रिची की फिल्मों में अक्सर यादगार और रंगीन किरदार शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, स्नैच में आयरिश बॉक्सर मिकी ओनील और लॉक, स्टॉक और 2 स्मोकिंग बैरल में क्राइम बॉस है जेट है एरी। उनकी अपराध फिल्मों में खंडित संवाद भी होते हैं, जिसमें कई पात्र खतरनाक तरीके से व्यवहार करते हैं और कॉकनी स्लैंग का उपयोग करते हैं। 101 102
ब्रिटिश वर्ग प्रणाली के चित्रण का भी पता लगाया गया है। 103 द जेंटलमैन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर माइकल विल्किंसन ने कहा, प्रत्येक चरित्र में एक प्रतिष्ठित, यादगार रूप है, जीवन से थोड़ा बड़ा। ई तेज गति वाले और ऊर्जावान एक्शन दृश्य सिनेमाई विकल्प के रूप में काम करते हैं, साथ ही उनके पात्रों को युद्ध या हिंसक स्थितियों में रखते हैं। 104 रिची ने कहानी में गति बनाने और उच्च प्रभाव वाले दृश्य अनुभव बनाने के लिए क्रमशः तेज कटिंग और धीमी गति का उपयोग किया है। उन्हें अपनी फिल्मों में एक परिपत्र कथानक जैसे अंतर्संबंधित कहानियों और गैररेखीय कथा का उपयोग करने के लिए भी जाना जाता है। यह लॉक, स्टॉक और टू स्मोकिंग बैरल, शर्लक होम्स और स्नैच के मामले में पाया जाता है। 102 105 रिची ने अपनी रचनात्मक प्रक्रिया पर यह कहा है, मेरी रचनात्मक प्रक्रिया कभी भी ऐसी नहीं रही जिसे मैं शब्दों में बयां कर सकूं। यह बहुत बेतरतीब, बहुत बिखरी हुई है और कभी कभी अंधेरी गलियों और मृत अंत की ओर ले जा सकती है। जो कहूंगा वह यह है कि मुझे लगता है कि किसी भी निर्देशक को रचनात्मक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से खोलने के लिए वास्तविक जीवन और इतिहास दोनों में खुद को डुबोने की जरूरत है, और आपको इस वास्तविकता के लिए तैयार रहना चाहिए कि किसी भी रचनात्मक प्रक्रिया को संशोधित करने, फिर से काम करने और कभी-कभी पूरी तरह से खिड़की से बाहर फेंकने की जरूरत होती है। रिची ने विन्नी जोन्स, जेसन स्टेथम, जेसन फ्लेमिंग, एलन फोर्ड, जोफ बेल, मार्क स्ट्रॉन्ग, जूड लॉ, एडी मार्सन, जेरेड हैरिस, चार्ली हन्नम, जोश हार्टनेट, ह्यू ग्रांट, जेक गिलेनहाल, इजा गोंजालेज, हेनरी गोल्डिंग, कैरी एल्वेस, बुग्जी मेलोन और हेनरी कैविल के साथ कई बार काम किया है। व्यक्तिगत जीवन 2005 में मैडोना के साथ रिची ने 7 साल की उम्र में लंदन के बुदोक्वाई में शोटोकन कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया, जहां बाद में उन्होंने शोटोकन और जूडो दोनों में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। 107 उन्होंने रेंजो ग्रेसी के तहत ब्राजीलियाई जुजित्सु में भी ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। रिची का कहना है कि वह हिब्रू बोल सकता है। 18 मई 2000 को रिची को केंसिंगटन स्थित घर के बाहर एक व्यक्ति पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे उन्होंने अमेरिकी गायक गीतकार मैडोना के साथ साझा किया था। 110 22 दिसंबर 2000 को उन्होंने स्कॉटलैंड के स्किबो कैसल में मैडोना से शादी की। 111 उनका एक बेटा रोक्को था। 11 अगस्त 2000 को लॉस एंजल्स में पैदा हुआ और उन्होंने 2006 में एक मलावी बच्चे को गोद लिया। मैडोना ने अक्टूबर 2008 में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की, जिसमें आपसी मतभेदों का हवाला दिया गया। 113 15 दिसंबर 2008 को मैडोना ने घोषणा की कि वह रिची के साथ तलाक के समझौते पर सहमत हो गई है, जिसके तहत उसे 50 से 60 मिलियन पाउंड दिए गए, जिसमें जोड़े के लंदन पब और इंग्लैंड में विल्टशायर एस्टेट का मूल्य शामिल है। जोड़े ने एक संयुक्त बयान जारी कर समझौते की रिपोर्ट को भ्रामक और गलत बताया। 114 होलबोर्न में सेंट्रल फैमिली कोर्ट में जिला न्यायाधीश कैरोलिन रीड ने डिक्री निसी की घोषणा की, जिसने 6 सप्ताह के भीतर विवाह को भंग कर दिया। 115 मैडोना और रिची ने अपने बच्चों की कस्टडी के लिए एक समझौता किया। 116 फरवरी 2011 में उनके 6 मिलियन पाउंड के लंदन स्थित घर पर कुछ समय के लिए रियली फ्री स्कूल के सदस्यों ने कब्जा कर लिया था, जो एक अवैध कब्जा करने वाला संगठन था। 118 119 2010 में रिची की मुलाकात मॉडल जैकी एंसले से हुई। उन्होंने 30 जुलाई 2015 को शादी कर ली। 120 दंपति के 3 बच्चे हैं, राफेल, रिवका और लेवी। 120 121 2 जुलाई 2020 में रिची को साइक्लिंग माइकी द्वारा मोटर वाहन चलाते समय मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते हुए पकड़े जाने के बाद 6 महीने का ड्राइविंग प्रतिबंध दिया गया था। 2016 वर्तमान अलादीन और अपराध फिल्मों में वापसी। जनवरी 2014 में वार्नर ब्रदर्स ने रिची को एक फ्रेंचाइजी की 6 फिल्मों में से पहली का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा। फंतासी एडवेंचर किंग आर्थर लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड 2017, जिसमें चार्ली हन्नम ने किंग आर्थर की भूमिका निभाई। 52-53 यह फीचर 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और 3D में जारी किया गया था और एक हफ्ते बाद यूनाइटेड किंगडम में। फिल्म स्टूडियो से उच्च उम्मीदों के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही,
जिससे वार्नर ब्रदर्स और विलेज रोडशो पिक्चर्स को बड़े वित्तीय नुकसान हुए। 55 किंग आर्थर लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और बाद के सीक्वल रद्द कर दिए गए। 57 अगस्त 2017 में रिची को ब्रिटिश फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए रेंडांस ऑट्यूर अवार्ड मिला। 58 इसके बाद रिची ने डिज्नी की अलादीन 2019 के लाइव एक्शन रूपांतरण का निर्देशन किया, जो इसी नाम की 1992 की एनिमेटेड फिल्म पर आधारित थी। 59 कथानक अलादीन एक गली का बच्चा का अनुसरण करता है क्योंकि वह राजकुमारी जैस्मीन के प्यार में पड़ जाता है, एक जिन से दोस्ती करता है और दुष्ट जाफर से लड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 मई 2019 को रिलीज हुई यह फिल्म मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद व्यावसायिक रूप से सफल रही। 60 अलादीन ने दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। 61 शिकागो सन-टाइम्स के लिए लिखते हुए रिचर्ड रोपर ने विल स्मिथ, नाओमी स्कॉट और मेना मसूद के अभिनय की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए। 62 मेटाक्रिटिक पर अलादीन के पास 50 आलोचकों के आधार पर 100 में से 53 का भारित औसत स्कोर है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 63 और रॉटन टोमाटोज पर फिल्म ने 372 समीक्षाओं के आधार पर 5.88 की औसत रेटिंग के साथ 57% की अनुमोदन रेटिंग रखी है। 64 2020 में रिची ने द जेंटलमैन के साथ अपराध कॉमेडी में वापसी की। कहानी एक अमेरिकी प्रवासी के बारे में है जो अपने मारिजुआना व्यवसाय को बेचने की कोशिश करता है, जो विभिन्न अपराधियों से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। यूनाइटेड किंगडम में 1 जनवरी को रिलीज हुई और कुछ हफ्ते बाद अन्य देशों में फिल्म को आम तौर पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली। साइट एंड साउंड के एंटोन बिटेल ने लिखा कि यह उनके शुरुआती फीचर की भावना और संवेदनशीलता पर लौटता है। 65 फिल्म समीक्षक जेम्स बेराडिनेली ने फिल्म को 3+4 में से 1-2 स्टार लिखते हुए द जेंटलमैन रिची को उसकी जड़ों की ओर वापस ले जाता है, हालांकि पटकथा आधी से ज्यादा चतुर है, जिसमें कुछ विचित्रताएं अजीब और दखल देने वाली हैं। 66 रॉटन टोमाटोज पर फिल्म ने 260 समीक्षाओं के आधार पर 74% की स्वीकृति रेटिंग प्राप्त की। 67 और दुनिया भर में $115 मिलियन कमाए। 68 अक्टूबर 2020 में यह घोषणा की गई थी कि रिची एक स्पिन-ऑफ टेलीविजन सीरीज विकसित कर रहे थे, जिसे अंततः नेटफ्लिक्स ने अधिग्रहित कर लिया। यह सीरीज 7 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। 69 रिची ने अगली बार एक्शन थ्रिलर रेथ ऑफ मैन का निर्देशन किया, जो 2004 की फिल्म कैश ट्रक की रीमेक थी, जिसमें जेसन स्टैथम ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसे 7 मई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 71 72 73 इसे शुरू में लायंसगेट यूके द्वारा यूनाइटेड किंगडम में नाटकीय रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन इसके बजाय इसे 10 दिसंबर 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर सीधे स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज किया गया। 64 रिची ने स्पाई थ्रिलर ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डी गुएरे के साथ रेथ ऑफ मैन का अनुसरण किया, जिसमें फिर से स्टैथम ने अभिनय किया। 75 76 इसे 18 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बिना किसी स्पष्टीकरण के 1 महीने पहले शेड्यूल से हटा दिया गया था। इसे अंततः 3 मार्च 2023 को लायंसगेट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया। 77 78 रिची ने अपनी अगली फिल्म द कॉवेनेंट नामक एक युद्ध ड्रामा की शूटिंग फरवरी 2022 में स्पेन के एलिकांटे में शुरू की, जिसमें जेक गिलेनहाल, डार सलीम, एंटनी स्टार और एमिली बीचम ने अभिनय किया था। 79 80 यह फिल्म 21 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 81 जून 2022 में यह घोषणा की गई कि रिची ने डिज्नी के हरक्यूलिस के लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 5 फरवरी 2021 में रिची ने निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर और पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए डेमियन लुइस की पुस्तक पर आधारित द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वारफेयर का निर्देशन और लेखन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 83 अक्टूबर 2022 में हेनरी कैविल और ईजा गोंजालेज को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जिसमें पैरामाउंट अब शामिल नहीं था। 84
यह फिल्म 19 अप्रैल 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 85 मई 2023 में द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वारफेयर पर प्रोडक्शन खत्म होने के कुछ हफ्ते बाद यह घोषणा की गई कि रिची अगली बार इन द ग्रे, उस समय शीर्षकहीन फिल्म का निर्देशन करेंगे, जिसमें केविल, गाइलेनहाल और गोंजालेज मुख्य भूमिका में होंगे, जिसे 2023 की गर्मियों में स्पेन में शूट किया जाएगा। 86 फिल्म का निर्माण अक्टूबर 2023 में समाप्त हो गया, जिसमें लायंसगेट ने घरेलू वितरण अधिकार हासिल कर लिए और ब्लैक बियर यूके यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। 87 यह फिल्म 17 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 88 6 जुलाई 2023 को यह घोषणा की गई कि रिची ESPN डॉक्यूमेंट्री सीरीज ग्रेसी का कार्यकारी निर्माता होगा, जिसका निर्देशन क्रिस फुलर करेंगे। 89 11 जनवरी 2024 को यह घोषणा की गई कि रिची स्काईडांस मीडिया और एप्पल स्टूडियो के लिए एक्शन एडवेंचर फिल्म फाउंटेन ऑफ यूथ का निर्देशन करेंगे, जिसमें नताली पोर्टमैन, जॉन क्रोसिंस्की और डोमनॉल ग्लीसन अभिनय करेंगे और फरवरी 2024 में इसका निर्माण शुरू होगा। 91 92 93 94 28 फरवरी 2024 को यह घोषणा की गई कि रिची स्ट्रीमिंग सेवा पैरामाउंट प्लस के लिए रे डोनोवन स्पिम्फ सीरीज द डोनोवंस पर टॉप बॉय निर्माता रोनन बेनेट के साथ निर्देशक और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 95 96 97 13 मई को यह घोषणा की गई कि रिची फिल्म वाइफ एंड डॉग लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। इस परियोजना का निर्माण अक्टूबर में शुरू होगा। 98 मई में यह घोषणा की गई थी कि प्राइम वीडियो पर एक युवा शलक श्रृंखला का विकास किया जा रहा था, जिसका निर्देशन गाय रिची करने वाले थे। गाय स्टुअर्ट रिची, जन्म 10 सितंबर 1968, एक अंग्रेजी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। उनके काम में ब्रिटिश गैंगस्टर फिल्में और रॉबर्ट डाउनी जूनियर अभिनीत शर्लक होम्स फिल्में शामिल हैं। रिची ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और टेलीविजन विज्ञापनों को निर्देशित करने से पहले फिल्म उद्योग में शुरुआती स्तर की नौकरियों में काम किया। 1995 में उन्होंने एक लघु फिल्म द हार्ड केस का निर्देशन किया। इसके बाद क्राइम कॉमेडी लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स 1998 का निर्देशन किया, जो उनके फीचर लेंथ निर्देशन की शुरुआत थी। उन्हें अपनी दूसरी फिल्म स्नैच 2000 से पहचान मिली, जिसे आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली। स्नैच के बाद रिची ने स्वेप्ट अवे 2002 का निर्देशन किया, जो मैडोना अभिनीत एक समीक्षकों द्वारा नकारा गया बॉक्स ऑफिस बम था, जिसके साथ रिची 2000 और 2008 के बीच विवाहित थे। उन्होंने रिवॉल्वर 2005 और रॉक एंड रोला 2008 का निर्देशन किया, जो कम सफल रहे और मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। पूर्व को सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य निर्देशित फिल्मों में 1960 के दशक की टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित द मैन फ्रॉम UNCLE 2015, किंग आर्थर, लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड 2017, 3 और अलादीन 2019, डिज्नी की 1992 की एनिमेटेड फिल्म का लाइव एक्शन रूपांतरण शामिल है, जिसने दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जो 2019 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक और रिची के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2019 में वह द जेंटलमैन 2019 के साथ अपराध कॉमेडी में लौट आए, जिसे ज्यादातर अच्छी तरह से प्राप्त किया गया और एक व्यावसायिक सफलता मिली। बाद में उन्होंने जेसन स्टैथम के साथ एक्शन फिल्मों रैट ऑफ मैन 2021 और ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डी गुएरे 2023 में फिर से काम किया। जीवन और कैरियर 1968 से 1997, प्रारंभिक जीवन और कैरियर की शुरुआत। रिची का जन्म हेटफील्ड, हर्टफोर्डशायर में हुआ था। 2 एम्बर, नी पार्किंसन और कैप्टन जॉन विवियन रिची बी 1928 पूर्व सीफोर्थ हाईलैंडर्स अधिकारी और विज्ञापन कार्यकारी के 2 बच्चों में से दूसरे। उनकी एक बड़ी बहन तबीथा और एक सौतेला भाई केविन है, जो एम्बर पार्किंसन से पैदा हुआ था और उसे गोद लेने के लिए रखा गया था। रिची के माता पिता दोनों ने दोबारा शादी की। उनके पिता की दूसरी शादी शिरीन रिची, ब्रॉम्पटन की बैरोनेस रिची से हुई थी, जो एक पूर्व मॉडल और बाद में कंजर्वेटिव राजनीतिज्ञ और जीवन साथी बनी। 6
1973 और 1980 के बीच रिची की मां की शादी लोटन पार्क के 11वें बैरोनेट सर माइकल लीटन से हुई थी। 7 तलाकशुदा होने के कारण उन्हें एम्बर लेडी लीटन के नाम से जाना जाता है। रिची डिस्लेक्सिक है और उसने वेस्ट ससेक्स में विंडलेशम हाउस स्कूल और हैम्पशायर में स्टैनब्रिज ईयर्स स्कूल में पढ़ाई की है। उसे 15 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था। 2 उसने दावा किया है कि नशीली दवाओं का उपयोग निष्कासन का कारण था, हालांकि रिची के पिता ने कहा कि वह क्लास से भाग रहा था और अपने कमरे में एक लड़की का मनोरंजन कर रहा था। 1998 से 2002 सफलता। 1998 में एक लघु फिल्म द हार्ड केस 1995 पर काम करने के बाद रिची की मुलाकात मैथ्यू वॉन से हुई, जो लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे, और उन्होंने रिची की पहली निर्देशित फिल्म लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स 1998 के निर्माण में रुचि व्यक्त की। वित्तीय सहायता प्राप्त करने में 15 महीने लग गए। 10-11 ट्रूडी स्टाइलर ने एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। उन्होंने कहा, मुझे हमेशा बुरे लड़कों वाली फिल्में पसंद रही हैं। पब में हमेशा बहस होती रहती है कि कौन बेहतर है, स्नैच या लॉक स्टॉक। स्नैच के समर्थक अच्छी बातें करते हैं, लेकिन सही जवाब निश्चित रूप से गाय रिची की चौंका देने वाली पहली फिल्म है। आखिरकार यह एक ऐसी फिल्म है जिसने दुनिया को द स्टैथ विन्नी जोन्स द्वारा कार के दरवाजे से किसी की खोपड़ी पर प्रहार और यह ज्ञान दिया कि एक बड़े बैंगनी डिल्डो का इस्तेमाल एक आक्रामक हथियार के रूप में किया जा सकता है। लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स को एम्पायर पत्रिका की 100 सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्मों की सूची में शामिल किया गया। 13 कॉमेडी डकैती फिल्म लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स का निर्माण लगभग 8 महीनों में पूरा हुआ था। निक मोरन, जेसन स्टेथम, जेसन फ्लेमिंग और डेक्सटर फ्लेचर अभिनीत इस फिल्म ने उन्हें दुनिया भर के दर्शकों के सामने पेश किया और पूर्व फुटबॉलर विनी जोन्स के अभिनय करियर की शुरुआत की। इसे यूनाइटेड किंगडम में 28 अगस्त 1998 को आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के साथ रिलीज किया गया, जिसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने रिची के तेजतर्रार निर्देशन और इस अंग्रेजी गैंगस्टर फिल्म में दमदार छोटे छोटे उत्कर्ष की प्रशंसा की। 14 इस फीचर ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $28.1 मिलियन की कमाई की। 15 1999 के ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा। 16 फिल्म की सफलता के जवाब में रिची ने 2000 में लॉक, स्टॉक नामक एक स्पिन टेलीविजन श्रृंखला बनाई। नए व्यावसायिक उद्यम। रिची ने 2014 में एनएसपीसीसी के लिए इस पैडिंगटन भालू की मूर्ति को डिजाइन किया था, जो फैशन डिजाइनर सेसिल बीटन, जो पहले रिची के विल्टशायर एस्टेट में रहते थे, से प्रेरित थी। 123 रिची लंदन में एक पब द लोर ऑफ द लैंड के मालिक हैं और इससे पहले डेविड बेकहम के साथ एक अन्य पब द वाल्मर कैसल के मालिक थे, 2022 तक, जब इसे फ्रांसीसी उद्यमी पियर्स एडम्स ने अपने अधीन कर लिया था। 124 रिची एक छोटी ब्रूइंग कंपनी ग्रिची ब्रूइंग कंपनी के मालिक हैं, जो विल्टशायर में उनके एशकोम एस्टेट पर बियर बनाती है। 125 वह द वाइल्ड किचन के भी मालिक हैं, जो आउटडोर खाना पकाने के उपकरण और टेंट बनाने वाली एक फर्म है, जिसे 2021 में चेल्सी फ्लावर शो में लॉन्च किया गया था। 126 अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की गई कि कॉम्पटन अब्बास एयरफील्ड को उसके मालिकों ह्यूजेस परिवार द्वारा रिची को बेचा जा रहा है, जो पड़ोसी एशकोम्बे एस्टेट के मालिक हैं। रिची ने 1 फरवरी 2023 को एयरफील्ड का संचालन अपने हाथ में ले लिया। ग्रिची ब्रूइंग कंपनी की कुछ भंडारण सुविधाओं को एयरफील्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 127 रिची 2007 से 2008 तक वर्जिन कॉमिक्स श्रृंखला गाय रिची के गेमकीपर के प्रकाशन के साथ एक कॉमिक लेखक बन गए। फिल्मोग्राफी। फीचर फिल्म। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता, नोट्स। 1998 अवरोध, भंडार और 2 मुंह वाले बैरल, हाहा नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर भी। 2000 छीन, हाहा नहीं। 2002 मिटा दिया, हाहा नहीं। 2005 रिवाल्वर, हाहा नहीं। 2008 रॉकएनरोला, हाहा। 2009 शर्लक होम्स, हा नहीं नहीं। 2011 शर्लक होम्स, छायाओं का खेल, हा नहीं नहीं। 2015 अंकल का आदमी, हाहा। 2017 किंग आर्थर, लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड, हाहा। 2019 अलादीन, हाहा नहीं। सज्जनों, हाहा।
2021मनुष्य का क्रोध हा हा हा। 2023 ऑपरेशन फॉर्च्यून, रूसे डिग्वेरे हा हा हा। गाय रिची की द कोवेनेंट हा हा हा। 2024 सभ्य युद्ध मंत्रालय हा हा हा। 2025 ग्रे रंग में हा 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 पोस्ट प्रोडक्शन 88। TBA फाउंटेन ऑफ यूथ हा नहीं हा पोस्ट प्रोडक्शन 129। लघु फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक नोट्स 1995 कठिन मामला हा हा। 2001 किराया हा हा खंड स्टार कैमियो उपस्थिति वर्ष शीर्षक भूमिका 2006 अखबार पढ़ता हुआ आदमी 2008 रॉकएनरोला साइकिल चलाता हुआ आदमी 2017 किंग आर्थर लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड सराय मालिक विलियम हंट ब्लॉक जन्म 2 अप्रैल 1954 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है जो अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2023 तक मीरामैक्स के सीईओ थे। उनके निर्माण क्रेडिट में डब्ल्यू 2008, डिस्ट्रिक्ट 9 2009, फ्यूरी 2014, बैड मॉम्स 2016, डर्टी ग्रैंडपा 2016, एलोवीन 2018 और है एलोवीन किल्स 2021 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन ब्लॉक का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और बाद में स्कूल के फिल्म कार्यक्रम के समर्थक बन गए। आजीविका ब्लॉक ने 1988 में इंटरटेलेंट एजेंसी की स्थापना से पहले एक साहित्यिक एजेंट के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने किम बेसिंगर, सैमुअल एल जैक्सन, स्टीवन सीगल, चार्ली शीन, जॉन ट्रेवोल्टा, फॉरेस्ट व्हिटेकर, सैम रेमी, रोलैंड एमेरिच और विलियम फ्राइडकिन जैसे कलाकारों का प्रतिनिधित्व किया। 1992 में वे वेस्ट कोस्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में इंटरनेशनल क्रिएटिव मैनेजमेंट में शामिल हुए। ब्लॉक ने आर्टिसन एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जो एक स्वतंत्र फिल्म स्टूडियो है जिसने द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, द बुएना विस्टा सोशल क्लब, डैरेन एरोनोफ्स्की की पाई और रिक्विम फॉर ए ड्रीम, स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित द लाइमी, जॉनी डेप अभिनीत और रोमन पोलांस्की द्वारा निर्देशित द नाइन्थ गेट, और डेविड कोएब की स्टिर ऑफ इकोज और मेड जिसमें जॉन फेवरयू और विंस वॉन शामिल हैं, जैसी फिल्मों का निर्माण किया। 2002 में ब्लॉक ने फिल्म फाइनेंस, प्रोडक्शन और सेल्स कंपनी क्यूईडी इंटरनेशनल की स्थापना की। वे 12 साल तक क्यूईडी के सीईओ रहे। उन्होंने नील ब्लोमकैंप की डिस्ट्रिक्ट 9 और एलिसियम, ओलिवर स्टोन की डब्ल्यू और डेविड आयर की WWII थ्रिलर फ्यूरी जिसमें ब्रैड पिट ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जैसी फिल्मों का निर्माण किया। 2014 में मीडिया कंटेंट कैपिटल द्वारा क्यूईडी में नियंत्रित रुचि लेने के बाद ब्लॉक ने निर्माता केविन फ्रेक्स के साथ मर्सिड मीडिया लॉन्च करने के लिए कंपनी छोड़ दी। 2015 से 17 से वह बिल ब्लॉक मीडिया के प्रबंध निदेशक थे, जो मिल कुनिस और क्रिस्टन बेल अभिनीत व्यावसायिक रूप से सफल बैड मॉम्स और रॉबर्ट डी नीरो और जैक एफ्रॉन अभिनीत डर्टी ग्रैंडपा का निर्माण कर रहे थे। नवंबर 2015 में उन्होंने क्यूईडी के साथ एक कानूनी विवाद सुलझाया, जब उनकी पूर्व कंपनी ने डर्टी ग्रैंडपा के अधिकारों के संबंध में ट्रेडमार्क उल्लंघन और अनुचित प्रतिस्पर्धा का आरोप लगाते हुए एक संघीय मुकदमा दायर किया। उन्हें अप्रैल 2017 में मीरामैक्स का सीईओ नामित किया गया था। 5 उन्होंने अक्टूबर 2023 में उनके साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद स्टूडियो छोड़ दिया और उसी महीने बाद में एक और प्रोडक्शन कंपनी, ब्लॉक फिल्म का गठन किया। 8-9 निर्माता जोनाथन ग्लिकमैन ने बाद में 2 अप्रैल 2024 को मीरामैक्स के सीईओ के रूप में ब्लॉक की जगह ली। 10 व्यक्तिगत जीवन ब्लॉक अपनी पत्नी यूजेनिया कुजमीना, जो एक मॉडल, अभिनेत्री और हास्य अभिनेता है, अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ हॉलीवुड हिल्स में रहते हैं। फिल्मोग्राफी जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, वे सभी फिल्मों में निर्माता थे। ऑब्रे क्रिस्टीना प्लाजा, जन्म 26 जून 1984, एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता हैं। उन्होंने किशोरावस्था में स्थानीय थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय करना शुरू किया और अपराइट सिटीजन ब्रिगेड थिएटर में इम्प्रोव और स्केच कॉमेडी का प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स से स्नातक होने के बाद प्लाजा ने मिस्ट्री टीम 2009 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और एमबीसी राजनीतिक व्यंग्य सिटकॉम पार्क्स एंड रिक्रिएशन 2009 से 2015 में अप्रैल लुडगेट की भूमिका के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की। फिल्म में प्लाजा ने स्कॉट पिलग्रिम बनाम द वर्ल्ड 2010
में सहायक भूमिका निभाई और सेफ्टी नॉट गारंटीड 2012 में प्रमुख भूमिका निभाई। 2017 से 2019 तक प्लाजा ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एफएक्स सुपरहीरो श्रृंखला लीजन में शैडो किंग और लेनी बुस्कर को चित्रित किया और 2017 की ब्लैक कॉमेडी फिल्मों द लिटिल ओवर्स और इंग्रिड गोज वेस्ट का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी है पीएस्ट सीजन और थ्रिलर ब्लैक बियर दोनों 2020 में भी अभिनय किया और साथ ही अपराध फिल्म एमिली द क्रिमिनल 2022 में शीर्षक चरित्र का निर्माण और भूमिका निभाई। प्लाजा को एचबीओ की एंथोलॉजी सीरीज द व्हाइट लोटस 2022 में एक सख्त वकील की भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ऑब्रे क्रिस्टीना प्लाजा का जन्म 26 जून 1984 को विल्मिंगटन, डेलावेयर में हुआ था। 3 बहनों में सबसे बड़ी। उनका जन्म तब हुआ जब उनके माता पिता बर्नडेट और डेविड प्लाजा 19 और 20 वर्ष के थे। उन्होंने गुजारा करने के लिए कई तरह की नौकरियां की और वकील और वित्तीय सलाहकार बनने के लिए अपनी अपनी पेशेवर योग्यता हासिल करने के लिए नाइट स्कूल में पढ़ाई की। 4, 5, 6 प्लाजा उनकी कार्यनीति से प्रेरित थीं। मेरे माता पिता बहुत महत्वाकांक्षी हैं और वे कुछ नहीं से आए हैं। वे हसलर थे, इसलिए मुझे लगता है कि यह मेरे खून में है। 5, 7 उनके दादा का जन्म एरेसिबो, प्यूर्टो रिको में हुआ था और वे 17 साल की उम्र में मुख्य भूमि अमेरिका चले गए थे। 8 एक बहुत ही कैथोलिक घराने में कैथोलिक पली। 11, 12, 13 उनकी माँ, जिन्हें गोद लिया गया था, आयरिश वंश की हैं। 14, 15, 5 2023 में प्लाजा ने वायर्ड को बताया कि उनके 23 एनमी परीक्षण से पता चला है कि वह 31% आयरिश, 34% इबेरियन, स्पेनिश, 10% पश्चिम अफ्रीकी, 7% मूल अमेरिकी और 0.6% अश्केनाजी यहूदी हैं। 16 जब उनके माता पिता काम करते थे तब प्लाजा का पालन पोषण उनके आयरिश पालक दादा दादी और उनके प्यूर्टो रिकान परिवार ने किया था। 17 एक बच्चे के रूप में प्लाजा को फिल्में बहुत पसंद थीं और वह सक्रिय रूप से कल्पनाशील नाटक में शामिल थीं। 14 उसने खुद को मध्य विद्यालय तक शर्मीली और शांत बताया जब उसने सामुदायिक थिएटर की खोज की और उसमें अभिनय किया। 18 5 19 वह उर्सुलाइन अकादमी, एक सभी लड़कियों के कैथोलिक स्कूल में गई थी। हाई स्कूल में रहते हुए वह अपने स्कूल की छात्र परिषद की अध्यक्ष थीं। विल्मिंगटन ड्रामा लीग और डेलावेयर थिएटर कंपनी के साथ नाट्य प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 3 20 और शौक के तौर पर लघु फिल्में बनाईं। 21 22 उसने फिलाडेल्फिया के एक इम्प्रूव स्कूल में भी दाखिला लिया। 15 एक किशोर के रूप में प्लाजा ने एक वीडियो स्टोर पर काम किया। 27 2001 में उन्होंने फिल्म निर्माण के लिए न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी के ग्रीष्मकालीन शिविर में भाग लिया। 28 उन्होंने अगले वर्ष उर्सुलाइन अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और न्यूयॉर्क चली गईं। 18 प्लाजा ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन का अध्ययन किया। 2006 में स्नातक किया। आजीविका 2004 से 2009 कैरियर की शुरुआत। पीले रंग की पोशाक पहने एक सामली श्यामला महिला मुस्कुरा रही है। 2009 में पार्क्स एंड रिक्रिएशन प्रीमियर पार्टी में प्लाजा ने 2004 से अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड थिएटर में इम्प्रोव और स्केच कॉमेडी का प्रशिक्षण लिया और प्रदर्शन किया। 3 30 19 उन्होंने लाफ फैक्ट्री और द इम्प्रोव में भी प्रदर्शन किया। 28 प्लाजा ने इम्प्रोव प्रदर्शन करने के अपने फैसले के लिए एमी पोहलर को एक प्रेरणा के रूप में नामित किया। 26 31 उन्होंने अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड थिएटर में अपने अनुभव को नशीला बताया, यह समझाते हुए यह वास्तव में महसूस हुआ कि हम एक सचमुच भूमिगत थिएटर में हैं जो एक कला रूप कर रहे हैं जो बहुत कठिन है, और जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो बहुत मज़ेदार होता है। 31 जब वह फिल्म स्कूल में थीं तब उन्होंने 2004 से 2005 सीजन के लिए सैटरडे नाइट लाइव में इंटर्नशिप की थी। 33 2008 में वह एक इम्प्रोव एवरीवेयर स्केच का हिस्सा थीं, जहां वह और अन्य लोग एक पूरा डेस्कटॉप कंप्यूटर और मॉनिटर न्यूयॉर्क शहर के एक स्टारबक्स में ले गए थे। 34 29
प्लाजा ने मैगी कैरी की वेब सीरीज द जेनी टेट शो में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। ESPN के मेन स्ट्रीट 2008 में रॉबिन गिबनी की भूमिका निभाई थी। 29, 17 और फनी और डाई पर टेरिबल डिसीजन विद बेन श्वार्ट्ज के पहले एपिसोड में दिखाई दिए थे। 35, 2009 में उन्होंने डेरिक कॉमेडी की मिस्ट्री टीम में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने जूड अपाटो द्वारा निर्देशित ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म फनी पीपल में एक स्टैंड अप कॉमेडियन और सेठ रोजेन की प्रेमिका की भूमिका निभाई। 29, चूंकि उन्हें स्टैंड अप प्रदर्शन करने का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने भूमिका की तैयारी के लिए न्यूयॉर्क शहर में कॉमेडी क्लबों और बार में ओपन माइक नाइट्स के लिए साइन अप किया। 28, 21 अपने ऑडिशन टेप के लिए उन्होंने अपने दोस्त डोनाल्ड ग्लोवर के स्टैंड अप शो में 5 मिनट की स्टैंड अप कॉमेडी की और उसे रिकॉर्ड किया। 36, 17 जब प्लाजा फनी पीपल के लिए लॉस एंजल्स गईं, तो फिल्म की कास्टिंग निर्देशक एलिसन जोन्स ने उनसे पूछा कि क्या वह शहर में रहते हुए अन्य बैठकों में भाग लेना चाहती हैं। मीटिंग में उन्होंने उसे शो के पायलट के लिए विचार बताया और कहा कि वे एमी पोहलर के किरदार के लिए एक सहायक देने पर विचार कर रहे थे जो एक मूर्ख गोरी थी। प्लाजा ने उन्हें एक स्मार्ट इंटर्न का किरदार सुझाया जो केवल कॉलेज क्रेडिट के लिए विभाग में है और उसे नौकरी की परवाह नहीं है, जो प्लाजा को लगा कि पोहलर के किरदार के साथ एक दिलचस्प हास्यपूर्ण विरोधाभास होगा। उन्हें किरदार के लिए अवधारणा पसंद आई और उन्होंने अप्रैल लुडगेट का निर्माण किया। 37, 14, 6, 36 प्लाजा, जिन्होंने कहा कि वास्तविक जीवन में वे पोहलर के ईमानदारी से मेहनती किरदार की तरह थीं, ने अप्रैल के उदासीन स्वभाव के लिए अपनी छोटी बहन से प्रेरणा ली। 38, 395 प्लाजा ने 2009 से 2015 तक यह भूमिका निभाई। 2010 से 2016 फिल्म और टेलीविजन में उन्नति। जब प्लाजा फनी पीपल और पार्क्स एंड रिक्रिएशन के लिए लॉस एंजल्स में थीं, तब एलिसन जोन्स ने यह भी सिफारिश की कि वह एडगर राइट की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म स्कॉट पिलग्रिम बनाम द वर्ल्ड 2010 के लिए ऑडिशन दें। प्लाजा को फिल्म में सहायक किरदार जूली पॉवर्स की भूमिका में लिया गया था। 29, 17, 12 मार्च 2010 को प्लाजा ने ए नाइट ऑफ 140 ट्वीट्स ए सेलिब्रिटी ट्वीटाथॉन फॉर हैती में प्रदर्शन किया, जिसका निर्माण रॉब ह्यूबेल, पॉल स्केयर, बेन स्टिलर और माइक रोसेनस्टीन ने लॉस एंजल्स के अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड थिएटर में किया था। 41 पार्क्स एंड रिक्रिएशन सीजन के फिल्मांकन के बीच के ब्रेक में प्लाजा अन्य परियोजनाओं, फिल्मों और 2011 में उन्होंने स्केच कॉमेडी सीरीज पोर्टलैंडिया में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 29 और कॉलेज ह्यूमर पर कॉमेडी साइंस फाई वेब सीरीज ट्रूपर्स में द प्रिंसेस के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 42, 43 वह कॉमेडी ड्रामा फिल्म डैमसेल्स इन डिस्ट्रेस 2011 और रोमांटिक कॉमेडी 10 ईयर्स 2011 में भी दिखाई दी। 44, 45 2012 में प्लाजा ने कॉमेडी सेफ्टी नॉट गारंटीड में एक प्रमुख फिल्म में अपनी पहली अभिनीत भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक पत्रिका इंटर्न की भूमिका निभाई जो एक जिज्ञासु विज्ञापन का जवाब देती है। 29 उनके प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्होंने 2012 यंग हॉलीवुड अवार्ड्स में ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस महिला के लिए पुरस्कार जीता। 46, 36 2013 में उन्होंने लुइस और क्लार्क के अभियान के एक सेगमेंट के दौरान ड्रंक हिस्ट्री एपिसोड नैशविले में सैकागाविया के चरित्र को चित्रित किया। 47 2013 में उन्होंने CBS फिल्म द टू डू लिस्ट में भी अभिनीत भूमिका निभाई। फिल्म को बढ़ावा देने के एक अचानक प्रयास में प्लाजा 2013 MTV मूवी अवार्ड्स में मंच पर दौड़ी और कॉमेडी जीनियस के लिए विल फेरेल का पुरस्कार लिया। उन्हें उस स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया जहां समारोह आयोजित किया गया था। 48 प्लाजा ने एनिमेटेड फंतासी एक्शन टेलीविजन सीरीज द लीजेंड ऑफ कोर्रा 2013 से 2014 में एस्का की आवाज दी। 29 उन्होंने लाइफटाइम नेटवर्क की टेलीविजन फिल्म ग्रम्पी कैट्स वर्स्ट क्रिसमस एवर 2014 में ग्रम्पी कैट की आवाज भी दी। 49 प्लाजा ने 2014 की हॉरर कॉमेडी फिल्म लाइफ आफ्टर डेथ में अभिनय किया, जो एक युवती के बारे में है जो मृतकों में से लौटती है, जिसे उसके पति जेफ बेना ने लिखा और निर्देशित किया है, और है एल हार्टले की ड्रामा फिल्म नेड राइफल 2014 में भी काम किया है। 29 2016 में प्लाजा ने जैक एफ्रॉन,
अन्ना केंड्रिक और एडम डेविन के साथ माइक एंड डेव नीड वेडिंग डेट्स में अभिनय किया। विद्रोही तातियाना के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। फिर वह हार्मोन क्वेस्ट में एक अतिथि कलाकार थीं, हवाईयन कॉफी नामक एक सूक्ति के रूप में और ड्रंक हिस्ट्री के हैमिल्टन एपिसोड में हारून बूर का किरदार निभाया। 50 उन्होंने बेटी व्हाइट के साथ स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स एपिसोड मॉल गर्ल पर्ल के लिए एक अतिथि आवाज भी दी। 51 उसी वर्ष उन्होंने सीबीएस टेलीविजन सीरीज क्रिमिनल माइंड्स के सीजन 11 में पहले और फिर सीजन 12 और 15 में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर कैट एडम्स को चित्रित किया। 017 वर्तमान कैरियर विस्तार 2019 में वंडरकॉन में प्लाजा। 2017 में प्लाजा ने द लिटिल ओवर्स और इंग्रिड गोज वेस्ट फिल्मों में अभिनय किया और उनका निर्माण किया। पहली फिल्म मध्यकालीन ननों के बारे में एक ब्लैक कॉमेडी है जो द डिकैमर्न की कहानियों पर आधारित है। 29 दोनों फिल्मों का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इंग्रिड गोज वेस्ट में प्लाजा ने एलिजाबेथ ओल्सन द्वारा निभाई गई एक सेलिब्रिटी के सोशल मीडिया के दीवाने प्रशंसक की भूमिका निभाई। वैरायटी फिल्म समीक्षक पीटर डेब्रूज ने प्लाजा के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, प्लाजा के यातनापूर्ण प्रदर्शन ने यह सब पकड़ लिया है जो एक ऐसी अभिनेत्री के लिए कुछ कह रहा है जिसका उदासीन व्यक्तित्व इस तथ्य पर टिका है कि उसे परेशान नहीं किया जा सकता है, कोई भी द्विपक्षीयता को बेहतर ढंग से नहीं निभाता है, और फिर भी प्लाजा खुद को यहाँ कमजोर दिखने देती है। 53 2017 से 2019 तक प्लाजा ने एफएक्स सीरीज लीजन में अमहल फारूक बटा शैडो किंग और लेनी बुस्कर दोनों को चित्रित किया। 55 जिसे प्लाजा के प्रदर्शन के साथ साथ समीक्षकों द्वारा सराहा गया। 56 57 40 लेनी की भूमिका मूल रूप से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए लिखी गई थी। जब प्लाजा को यह पेशकश की गई तो उसने अनुरोध किया कि चरित्र के संवाद और क्रियाएं बनी रहें, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह लिंगवार किसी भी चीज से बंधा रहे। 58 59 डेविड बॉवी भूमिका के लिए उनके दृष्टिकोण के लिए एक प्रेरणा थे। 58 उन्हें चरित्र के साथ रचनात्मक स्वतंत्रता दी गई थी और उन्होंने निर्देशकों और कोरियोग्राफरों के साथ उन दृश्यों पर सहयोग किया जो पृष्ठ पर अस्पष्ट रूप से वर्णित थे। 60 2019 और 2020 में प्लाजा ने इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स की मेजबानी की। 61 2019 में उन्होंने चाइल्ड्स प्ले में अभिनय किया जो 1988 की फिल्म का रीबूट है, एंडी की मां के रूप में जो एक हत्यारी गुड़िया चकी को घर लाती है। 62 2020 में प्लाजा ने रोमांटिक कॉमेडी है पीएस्ट सीजन में रिले जॉनसन की भूमिका निभाई। 63 और स्वतंत्र प्रयोगात्मक थ्रिलर ब्लैक बियर का निर्माण और अभिनय किया जिसमें उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। 64 65 66 ब्लैक बियर एक फिल्म निर्माता का अनुसरण करती है जो अपनी अगली फिल्म के लिए प्रेरणा खोजने के लिए पहाड़ों में एक केबिन में जाती है। 67 एनएमई ने लिखा कि फिल्म निर्माण में शक्ति गतिशीलता की जांच करती है। 31 और कोलाइडर ने इसे मानव संबंधों, लिंग गतिशीलता और सेलिब्रिटी की खोज माना। 68 2021 में प्लाजा ने शोटाइम एंथोलॉजी सीरीज सिनेमा टोस्ट के एपिसोड क्वाइट इलनेस के साथ लेखन और निर्देशन की शुरुआत की। 69 उनके साथी जेफ बेना द्वारा निर्मित श्रृंखला अलग अलग कहानियों को बताने के लिए सार्वजनिक डोमेन फिल्मों से इमेजरी को फिर से बनाती है। क्वाइट इलनेस को गढ़ने में प्लाजा अभिनेत्री लोरेटा यंग के अनुभवों और उनके दिखावे के फुटेज से प्रेरित थीं। उन्होंने यंग अभिनीत विभिन्न फिल्म और टेलीविजन क्लिप को एक महिला के आत्मसम्मान के बारे में एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में संपादित किया और क्रिस्टीना रिक्की को एक आवाज कथावाचक के रूप में लिया। 70 71 उन्होंने इस परियोजना को महामारी फिल्मांकन शैली के साथ ट्रिपी बताया। 31 प्लाजा ने कहा कि उन्हें हमेशा निर्देशन में रुचि रही है। 71 उन्होंने डैन मर्फी के साथ बच्चों की एक किताब भी लिखी, द लीजेंड ऑफ द क्रिसमस विच 2021, जिसे जूलिया इरेडेल ने चित्रित किया है। 66 प्लाजा ने स्वतंत्र फिल्म एमिली द क्रिमिनल 2022 का निर्माण और उसमें मुख्य किरदार निभाया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो छात्र ऋण से दबी हुई थी और आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के लिए मजबूर थी। 73 उनके प्रदर्शन और फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 19 74 75 द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे अद्भुत रूप से बारीक कहा। 76
लिटिल व्हाइट लाइज ने लिखा कि यह शायद प्लाजा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है 77 और शिकागो सन टाइम्स ने इसे समृद्ध स्तरित काम और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना। 78 वह फिल्म स्पिन मी राउंड में भी दिखाई दी जिसका प्रीमियर साउथ बाय साउथवेस्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में हुआ। 80-81 सीरीज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए एमी अवार्ड नामांकन और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीरीज मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन मिला। 82-83 25 अगस्त 2022 को एडल्ट एनिमेटेड सिटकॉम लिटिल डेमन का प्रीमियर FX पर हुआ जिसमें प्लाजा, जो एक कार्यकारी निर्माता भी हैं, डैनी डेविटो और लूसी डेविटो की आवाजें शामिल हैं। 84 अक्टूबर 2022 में प्लाजा को न्यूपोर्ट बीच फिल्म फेस्टिवल में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड दिया गया। 2023 के इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में प्लाजा को एमिली द क्रिमिनल के लिए सर्वश्रेष्ठ लीड परफॉर्मेंस के लिए नामांकन मिला, साथ ही निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट फीचर के लिए नामांकन भी मिला। 86 जनवरी 2023 में उन्होंने पहली बार सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की और कई स्केच में दिखाई दी। 87 मई में प्लाजा को वुड मिल्क के पैरोडी विज्ञापन में भाग लेने के लिए आलोचना मिली जिसमें डेयरी के पक्ष में पौधे आधारित दूध का मजाक उड़ाया गया था। 88-89 जुलाई में यह घोषणा की गई थी कि वह जॉन पैट्रिक शैनली के डैनी एंड द डीप ब्लू सी के ऑफ ब्रॉडवे पुनरुद्धार में अपनी स्टेज शुरुआत करेंगी, जो अजंबियों के बारे में एक टू-हैंडर है जो एक डाइव बार में मिलने के बाद प्रेमी बन जाते हैं, उनके ब्लैक बियर को स्टार क्रिस्टोफर एबॉट के विपरीत। 90-91-92-93 टाइम पत्रिका ने प्लाजा को 2023 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया। 2024 में प्लाजा और उनके पार्क्स एंड रिक्रिएशन को स्टार निक ऑफरमैन एक माउंटेन ड्यू विज्ञापन में फिर से मिले जो सुपर बाउल LVII प्रसारण के दौरान प्रसारित हुआ था। 94 उन्हें जॉन वाटर्स की 20 वर्षों में पहली फिल्म लियारमाउथ में अभिनय करने की पुष्टि की गई जो उनके इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। 95 प्लाजा ने कॉमेडी फिल्म माई ओल्ड एस 2024 में इलियट लेब्रांट के भविष्य के स्व को चित्रित किया है और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की आगामी महाकाव्य विज्ञान कथा नाटक मेगालोपोलिस 2024 में टीवी प्रस्तुतकर्ता वाउ प्लेटिनम का किरदार निभाया है। 96 वह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेट डिज्नी प्लस मिनी सीरीज अगाथा ऑल अलोंग में चुड़ैल रियो विडाल का भी किरदार निभाएंगी जिसका प्रीमियर 18 सितंबर 2024 को होने वाला है। दोस्तों पिछला जो पार्ट इसका देखने को मिल रहा था वो हमें 4 जनवरी 2023 को देखने को मिल रहा था और इंडिया में रिलीजिंग डेट इसकी 7 अप्रैल थी। 114 मिनट इसकी रनिंग लाइन थी। बाकी बजट की बात की जाए तो 50 मिलियन का इसका बजट था और 39 मिलियन इसने कलेक्शन दिया था। इस वजह से ये सुपर डुपर डिसास्टर रही थी, लेकिन अब हमें अपकमिंग इसका पार्ट देखने को मिल सकता है। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अभी इसका जो पिछला पार्ट है वो अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर इसे देख सकते हो। बाकी यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।